जयचंद का नाम आते ही हर किसी व्यक्ति के मन में एक गद्दार की छवि उभर आती है और दुनिया उनको भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहती है। यही नहीं, जयचंद नाम को गद्दार के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है। तो आइए जानते हैं, क्या राजा जयचंद सच में गद्दार थे और उनको गद्दार कहना कितना सही और कितना गलत है। आइए जानते हैं आज के बहुत ही खास वीडियो में। कहते हैं कि राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से जाके मिले थे। अभी कई ऐसे मत भी हैं जो उनको गद्दार कहने पर सवाल खड़े करते हैं। और जो पहला कारण था, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि राजा की बेटी जो थी टकराव का कारण बनी थी, ये कहते हैं कुछ इतिहासकार। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने अन्य राजपूत राजाओं के साथ मिलकर साल 1191 में मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में करारी मात दी थी। इस हार को मोहम्मद गौरी पचा नहीं सका और उसने पृथ्वीराज से इसका बदला लेने की ठान ली। और इसी बीच पृथ्वीराज चौहान को राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया। तो जो बेटी थी उनकी संयोगिता, राजा जयचंद की, उनसे उनको प्रेम हो गया। यहाँ तक की कहानी में आपको समझ में आ रहा होगा कुछ। तो अभी आगे जानते हैं, इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। मगर राजा जयचंद इस रिश्ते से बिल्कुल खिलाफ थे, उनको नहीं पसंद था ये रिश्ता, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगाकर अपने साथ ले गया और उससे शादी कर ली। पृथ्वीराज की इस हरकत के चलते जयचंद ने उसके साथ जितने भी समझौते किए थे सारे के सारे तोड़ दिए और उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। के परिणाम स्वरूप राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदान में कई बार आमने सामने हुए। उनके बीच में काफ़ी सारे वार हुए और इन युद्धों में यकीनन पृथ्वीराज की जीत हुई, लेकिन इसकी कीमत के तौर पर पृथ्वीराज के कई बहादुर सेनापति मारे गए। वहीं राजा की जो बेटी थी संयोगिता को इस तरह भगाकर शादी करने की इस हरकत का प्रभाव अन्य राजपूत राजाओं पर भी पड़ा और उन्होंने पृथ्वीराज से जितने भी अपने समझौते थे सारे तोड़ लिए थे। अब इधर राजा जयचंद का काफ़ी अपमान हो चुका था, क्योंकि उसकी बेटी को भी पृथ्वीराज चौहान भगा के ले गया था और युद्ध में भी वो हार चुका था पृथ्वीराज से। तो अब उसके अंदर बदला लेने की इच्छा चल रही थी और पृथ्वीराज चौहान से वो बदला लेना चाहता था। और इतिहासकारों की माने अगर, उनके अनुसार पृथ्वीराज के हाथों युद्ध में हार के बाद राजा जयचंद बदले की आग में झुलस रहा था। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था और बदले की यही चाहत राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी के दरवाजे तक ले गई। अब राजा जयचंद ने गौरी को पृथ्वीराज पर हमला करने का न्योता दिया। राजा जयचंद ने गौरी को बोला, उसको न्योता भेजा कि हम लोग मिलके पृथ्वीराज के खिलाफ हमला करेंगे और साथ में ये भी बोला कि इस युद्ध में मैं अपनी जितनी भी सेना है वो भी आपको दूंगा और लेकिन आपको मेरे साथ पृथ्वीराज चौहान के युद्ध करना होगा। जयचंद की बात मानकर गौरी ने एक बार फिर से भारत की ओर कूच कर दी। जब पृथ्वीराज को इस आक्रमण का पता चला तो उसने अन्य राजाओं से मदद मांगी, मगर राजा जयचंद के कहने पर किसी भी राजा ने पृथ्वीराज की मदद नहीं की, बल्कि वह सब पृथ्वीराज के खिलाफ खड़े हो गए, यानी कि गौरी के पक्ष में जा खड़े हुए। हालांकि इसके बावजूद पृथ्वीराज के पास 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, वहीं इसके मुकाबले गौरी के पास केवल 1,20,000 सैनिक थे। परिणाम स्वरूप साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध की शुरुआत में तो भारतीय सेना का पलड़ा भारी रहा, मगर कुछ देर बाद गौरी की घुड़सवार टुकड़ी ने अपनी बढ़त बना ली। उन्होंने पृथ्वीराज की सेना के हाथियों को तीर से इस कदर घायल कर दिया कि वे बौखला कर इधर उधर भागने लगे। इसका नतीजा यह रहा कि उन्होंने अपने ही सैकड़ों सैनिकों को कुचल दिया। अंततः पृथ्वीराज की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया और फिर बाद में उसे मार दिया गया। पृथ्वीराज की हार के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी गई। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। पृथ्वीराज की हार से संतुष्ट राजा जयचंद अब उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया था। मगर राजा जयचंद की खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि खैबर के रास्ते मोहम्मद गौरी एक बार फिर भारत आ गया था। इस दौरान गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उनका सामना करने के लिए जयचंद खुद सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरे। इस युद्ध में तीर लगने से राजा जयचंद की मौत हो गई और इस तरह कन्नौज राज्य भी गौरी के अधीन हो गया था। जयचंद की गद्दारी को लेकर जो मत कहे जाते हैं
अब यहाँ तक की कहानी में तो राजा जयचंद एक गद्दारी साबित होते हैं, लेकिन दोस्तों राजा जयचंद के इस कहानी और इस किस्से पर शोध करने वाले इतिहासकार इस कहानी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। लेखक डॉक्टर आनंद शर्मा की माने तो उन्होंने राजा जयचंद के जीवन पर काफ़ी सारा शोध किया है, जिसमें पाया कि उन्हें कहीं भी राजा की बेटी संयोगिता का जिक्र नहीं मिला। किसी भी लेख, दस्तावेज या किताब में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राजा की कोई संयोगिता नाम की बेटी भी थी। अगर यह मान लिया जाए कि राजा की कोई बेटी थी ही नहीं, तो संयोगिता हरण की जो बात है वो पूरी तरीके से झूठी साबित होती है। हाँ, यह हो सकता है कि उनके बीच के आपसी मतभेदों की कोई और वजह रही हो, लेकिन उससे संबंधित कोई दस्तावेज इतिहास में नहीं मिलता। इसके अलावा जिस बात को लेकर राजा जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है, यानी गौरी को भारत पर आक्रमण का न्योता देने वाला तत्व है, उसको लेकर भी कोई प्रमाणित लेख मौजूद नहीं है। जयचंद की कहानी को लेकर एक मत यह भी है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद और पृथ्वीराज दोनों एक साथ लड़े थे, हालांकि इसके भी कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब जो दस्तावेज हैं उन पर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल तराइन के प्रथम युद्ध के समय पृथ्वीराज ने राजा जयचंद से छोटे राजाओं तक को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, जबकि राजा जयचंद को इसकी कोई खबर नहीं दी गई। ऐसे में जयचंद ने तराइन युद्ध में अपनी कोई भागीदारी पेश ही नहीं की। और दूसरे युद्ध में भी कुछ ऐसे ही हुआ, जिसके चलते पृथ्वीराज को युद्ध में हार के साथ मौत नसीब हुई। और इस हार के साथ ही दिल्ली और अजमेर जो था वो भी गौरी के शासन में हो गया। लेकिन गौरी ने इसकी सारी भागदौड़ कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और वापस खुद गजनी चला गया। हालांकि 1 साल बाद वह फिर से वापस भारत लौटा और जयचंद पर हमला कर दिया और युद्ध में उसे भी हरा दिया। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद ने गौरी की मदद की थी, तो बाद में गौरी ने जयचंद को क्यों मारा, जबकि वह उसे भारत में अपना गवर्नर बनाकर यहाँ अपना राज्य चला सकता था। जयचंद द्वारा गौरी की सहायता का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे यह तथ्य भी साबित हो पाता। यही कारण है कि ऐतिहासिक कहानियों में चाहे राजा जयचंद को गद्दार कहा गया है, मगर इतिहास में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जो इस तथ्य और इस पूरी कहानी को प्रमाणित सही कर सके। मेरी राय जानने से पहले मैं आपको एक विकिपीडिया का एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। इसमें देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या लिखा है। जयचंद कोई गद्दार नहीं थे, वह अपनी अंतिम सांस तक मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नेतृत्व सेना के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार वह 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई में हारे। लेकिन उनके हार के बाद भी उनके बेटे हरिश्चंद्र ने गौरी को हराया और वाराणसी में मुसलमानों ने जितने भी घाट और मंदिर तोड़े थे वह सब वापस बनाए। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता लगे कि जयचंद ने गौरी की सहायता की थी। गौरी को बुलाने वाले देशद्रोही तो दूसरे ही थे, उनके नाम पृथ्वीराज रासों में अंकित हैं। इसी प्रकार समकालीन फारसी ग्रंथों में भी इस बात का संकेत नहीं है कि जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था। यह एक सुनी सुनाई बात है जो एक रूढ़ी बन गई है। पृथ्वीराज तथा संयोगिता विवाह को इतिहासकार सत्य नहीं मानते। तो मैंने भी काफ़ी सारी रिसर्च की है राजा जयचंद के बारे में कि वो गद्दार हैं कि नहीं हैं। तो मुझे भी किसी भी आर्टिकल, किसी भी लेख में ये नहीं मिला है कि जहाँ पे लिखा गया हो साफ साफ कि राजा जयचंद एक गद्दार थे। मैं तो यही कहूँगा मेरे हिसाब से कि राजा जयचंद गद्दार नहीं थे। यही था राजा जयचंद का जो गद्दारी को लेकर मत थी। मैंने आपको बताया कहानी थी, क्या कहानी थी, अपनी राय बताई। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप क्या सोचते हैं राजा जयचंद के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।